नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के कारण बने हालातों की आज समीक्षा की। 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अहम बैठक की और इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, केरल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग सुबह 11 बजे ही शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्व के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वैक्सीन के स्टॉक को लेकर चर्चा की थी। भारत अभी भी कोरोना की दूसरी लहर को झेल रहा है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने माइक्रो लेवल पर काम करने का मंत्र दिया था। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप सभी ने अपनी बात रखी। अभी 2 दिन पूर्व मुझे नॉर्थ ईस्ट के भी सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जन से इसी विषय में चर्चा करने का अवसर मिला था, क्योंकि जहां जहां चिंताजनक स्थिति है उन राज्यों के साथ में विशेष रूप से बात कर रहा हूं। साथियों, बीते 1.5 साल में देश ने इतनी बड़ी महामारी से मुकाबला आपसी सहयोग और एकजुट प्रयासों से किया है। सभी राज्य सरकारों ने जिस तरह एक दूसरे से सीखने का प्रयास किया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने का प्रयास किया है, एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश की है, और हम अनुभव से कह सकते हैं कि ऐसे ही प्रयत्नों से हम आगे इस लड़ाई में विजयी हो सकते हैं। साथियों, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। देश के अधिकांश राज्यों में केसेस की संख्या जिस तरह कम हुई थी, उसने कुछ राहत साइकोलॉजिकली फील होता था, कुछ राहत महसूस हो रही थी। विशेषज्ञ इस डाउनवर्ड ट्रेंड को देखकर उम्मीद भी कर रहे थे कि जल्द ही देश दूसरी लहर से पूरी तरह बाहर आ जाएगा। भारत के औद्योगिक राज्य गुजरात का वडनगर शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बसता है। साल 2017 में वडनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, आज मैं जो कुछ भी हूं इस मिट्टी के संस्कारों के कारण हूं, इसी मिट्टी में खेला हूं, आप ही के बीच में पला बड़ा हूं। वडनगर को लेकर प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं तो भावुक हो जाते हैं। पुरानी यादों में खोकर वो उस दौर में पहुंच जाते हैं जब बचपन के 12 सालों तक वो इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे। वडनगर रेलवे स्टेशन के पुराने प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी के पिता की चाय की दुकान है, लेकिन आज के प्रधानमंत्री अपने लड़कपन में जहां चाय बेचा करते थे उसकी सूरत अब पूरी तरीके से बदल गई है। अब इसे एक शानदार रेलवे स्टेशन का रूप दिया जा चुका है। आज शुक्रवार यानी 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन भी करेंगे, लेकिन चाय की वो दुकान आज भी वडनगर रेलवे स्टेशन पर देखी जा सकती है। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री के द्वारा गांधीनगर में एक बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन उसका उद्घाटन होगा और साथ ही साथ 2 ट्रेन्स का भी उनकी तरफ से उनको हरी झंडी दी जाएगी। एक ट्रेन जो वाराणसी की तरफ जाएगी और दूसरी ट्रेन जो मेमू ट्रेन है जो गांधीनगर से बरेठा तक जाएगी। अब गांधीनगर से बरेठा जो ट्रेन जाएगी उसके अंदर 3 स्टॉप्स गांधीनगर के आते हैं और 12 स्टॉप्स मेहसाना जिले के आते हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक एरिया में से जाने वाली ट्रेन है, क्योंकि बीच के अंत में एक वडनगर जो बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री का जन्म स्थल भी है, उनकी कर्मभूमि भी है। ये एक हिस्टोरिकली भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है,
जिस जगह से भी, वडनगर से भी ये जो ट्रेन है वो निकलेगी। इस रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है। एक ही समस्या लेकर दूसरी या तीसरी बार पहुंचे कुछ फरियादियों को जनता दर्शन में देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस समेत कुछ अन्य विभागों के अफसरों पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई नहीं होने की वजह से फरियादियों को जिला मुख्यालय, शासन और उनके पास तक दौड़ना पड़ रहा है। उन्होंने डीएम के विजेंद्र पांडियन और एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु को तत्काल ऐसे सभी फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए कहा है। साथ ही लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 बार के जनता दर्शन में मुख्यमंत्री यह दोहरा चुके हैं कि थाने और तहसीलों में सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने सुनवाई नहीं करने वाले अफसरों को चिन्हित कर कार्रवाई का भी निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए करीब 300 फरियादियों की समस्याएं सुनी। प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से सभी राजनीतिक दल अपनी जमीन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में मिशन 2022 की रणनीति पर मंथन हुआ। तो वहीं कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी आज से 3 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक भी आयोजित हुई है। कार्य समिति की बैठक 4 सत्रों में आयोजित की जाएगी और बैठक का समापन सीएम योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। बीजेपी नेता जेपीएस राठौर ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर बैठक में चर्चा होगी। यूपी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का भी प्रस्ताव पास किया जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा आपको मालूम है, मुझे मालूम नहीं। अभी तो बैठक में तय होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मार्गदर्शन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ये हम सब प्रदेश के एक कार्य समिति के सदस्य के लिए सौभाग्य की बात है। सर आगरा में सर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने क्या कार्रवाई की है। कल का यद्यपि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप रहा है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों के खिलाफ तो पुलिस और कानून के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की, क्यों समाजवादी पार्टी की ओर से क्षमा नहीं मांगा, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। सर प्रियंका गांधी आपसे जो है 3 दिवसीय दौरे पर जाए, उनसे क्या लेना देना हमें। जो हाल है आप देख रहे हैं, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही, कानून का राज है, विकास हो रहा है। आदरणीय मोदी जी कल आए थे और परिणाम भी सबको पता है। तो कार्य समिति की बैठक है, कार्य समिति की बैठक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, वो उनकी विचारधारा ही है, वो उसी विचारधारा के लोग हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सबके दिल में तो पाकिस्तान में बसता है। भारत माता की जय तो कहना इन्हें पसंद है नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में लगभग 4.5 वर्षों से है। प्रदेश सरकार का जनहित का काम जनता तक पहुंचा है। उसका परिणाम हमारे पास जो चुनाव परिणाम आए हैं, चाहे वो जिला पंचायत के हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख के, उससे परिलक्षित होता है। हम राजनीतिक दल हैं, सरकार के साथ साथ आगामी जो आने वाले चुनाव के लिए कमर कसनी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, प्रदेश अध्यक्ष और आगे की कार्य योजना किस प्रकार से हम नीचे तक संगठन को ले जाकर अपनी उपलब्धियां जनता को बता सके। भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि हम अपने काम के आधार के ऊपर वोट मांगते हैं। जैसे आदरणीय मोदी जी ने 2014 से 19 तक काम किया था, वैसे माननीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 तक का जो काम है वो जनता के बीच में जाकर बड़े गर्व के साथ जितनी सीटें पिछली बार हमारे पास थी उससे अधिक सीटें लेने के लक्ष्य को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत सब लोगों का अपना अपना काम करने का वो है। और उस दिन ओवैसी जी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं जनता के सामने है। केवल विकास की राजनीति, माननीय मोदी जी ने जो मंत्र दिया था 2014 में, जो उन्होंने राजनीतिक परिवर्तन किया था, एक विचार का परिवर्तन किया था। जातिवाद की राजनीति समाप्त हुई, संप्रदायवाद की राजनीति समाप्त हुई, गुंडागर्दी की राजनीति समाप्त हुई, भ्रष्टाचार की राजनीति समाप्त हुई और एक राजनीति केवल है, वो विकास की राजनीति है, जनता के हित की राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर सराहना की। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यूपी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की उन्होंने तारीफ की और इसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने
ट्विटर पर लिखा, मोदी जी के सर्टिफिकेट से यूपी में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की आक्रामक क्रूरता, लापरवाही और अव्यवस्था की सच्चाई छिप नहीं सकती। लोगों ने अपार पीड़ा, बेबसी का सामना अकेले किया। इस सच्चाई को मोदी जी, योगी जी भूल सकते हैं। जिन्होंने कोरोना का दर्द सहा, वे नहीं भूलेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य भी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को यूपी ने काफी अच्छी तरह से संभाला है। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय हैं। कोरोना संकट के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक नहीं रहेगी। सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा जारी रहेगी। अब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से एक बार फिर से विचार करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला सोमवार को सुना जाएगा। यूपी सरकार को एक बार फिर से सोमवार को अपना जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह हर किसी के लिए काफी अहम विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति का जीवन सबसे अहम है। धार्मिक और अन्य भावनाएं मौलिक अधिकार के अधीन ही हैं। अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा था कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा है कि कांवड़ यात्रा सांकेतिक रूप से ही चलाई जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा इसको लेकर गाइडलाइंस बनाई जा सकती हैं। वहीं अदालत में केंद्र सरकार द्वारा जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार को प्रोटोकॉल के तहत उचित निर्णय लेना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा सभी एडवाइजरी पहले ही जारी की जा चुकी है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हालांकि गंगा जल को ऐसी जगह उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि कांवड़ियों के पास के शिव मंदिर में पूजा कर सके। आपको बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण तरीके से रोक नहीं लगाई गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। श्रीनगर के सौरा इलाके में देर रात से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों के शव भी बरामद किए हैं। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवानों के घायल होने की भी खबर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हो रही है और सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को ढेर किया है। तो वहीं इस दौरान कश्मीर के आईजीपी ने कहा कि जून महीने में 3 घटनाएं हुई थी। पुलिस कांस्टेबल जावेद अहमद पर हमला किया गया था, जिसमें वो शहीद हो गए। मोबाइल की दुकान पर हमला किया गया, जिसमें दुकान के मालिक की मौत हो गई, और ग्रेनेड फेंका गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए थे। इस साल श्रीनगर सिटी के आउटस्कर्ट में 3 इनकाउंटर हुए थे और हम लोग को श्रीनगर सिटी में सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। और जैसा हम जानते हैं कि हम सब की जून मंथ में 3 इंसिडेंट हुआ था, जिसमें सबसे पहले हमारे पुलिस के जावेद अहमद थे कांस्टेबल, उस पर अटैक कर दिए, उसमें शहीद हो गए थे। उसके 2 दिन के बाद एक मोबाइल शॉप ओनर था उमर नजीर, उस पर अटैक किया था दुकान पर, वो मारे गए थे। उसका बरबरसा चौक पर ग्रेनेड थ्रो किया था, उसमें एक सिविलियन मारे गए थे, 3 सिविलियन जख्मी हो गए थे। ये तीनों मॉडल इंसिडेंट में ये दोनों का हाथ था। हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे। जब कल कंफर्म हो गया इन्फॉर्मेशन पिन पॉइंट, तो फिर सीआरपी पुलिस ने जाके उसको कॉर्डन किया और कॉर्डन करते ही अंदर से फायर आया। फिर हम लोगों ने उनको बोले कि सरेंडर कर जाओ, अपील किए, नहीं माना। फिर उसके बाद इनकाउंटर शुरू हो गया, जिस इनकाउंटर में दोनों मारे गए। जब साकिब मंजूर एक्टिव हो गया बरजुला वाला, और फिर साकिब मंजूर और अब्बास शेख दोनों मिलके श्रीनगर में 5-6 लड़कों को मिलिटेंसी में ज्वाइन करवाया। उसमें से ये दोनों भी था। और लास्ट वीक में ये टीआरएफ एलटी से हट के अपना आईएसजे की तंजीम बनाया था, जिसमें बिलाल जो मारा गया, इरफान मारा गया, एक आदिल भी है
श्रीनगर सिटी का भी एक वसीम है, दौर है इसके ग्रुप का। तो हमारे लिस्ट में तो ये LT ही है, लेकिन अपने आप को ये ISJK भी कहा था। इसमें सिर्फ दोनों नटीपुरा एरिया का है, लोकल है दोनों। और ये पिछले दिसंबर में एक्टिव हुआ था। उसके बाद काफ़ी इंसिडेंट में 11 FIR में नाम ज्यादा इनका है, और काफ़ी ग्रेनेड थ्रो में इंसिडेंट है, किलिंग में इंसिडेंट है, काफ़ी केसेस के खिलाफ चल रहे हैं। इसमें सिर्फ देखने वाली ये बात है कि जैसे अपने खुद फॉरम है, जून से 3 इनकाउंटर यहाँ पे हुए थे या सक्सेसफुल। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बदलते कश्मीर में सेना की स्वर्णिम विजय मशाल को लेकर लोगों में उत्साह है। वीरवार को श्रीनगर में विजय मशाल के सम्मान में हुए कार्यक्रमों में कश्मीर के निवासियों ने सेना के साथ मिलकर तिरंगे लहराए। गत बुधवार बादागी बाग पहुंची विजय मशाल वीरवार श्रीनगर के कई हिस्सों में ले जाया गया। इन कार्यक्रमों में श्रीनगर के स्थानीय निवासियों के साथ NCC कैडेट्स, गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़े लोगों के साथ कई पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। झेलम नदी में बोट रैली का आयोजन किया गया। इसमें स्टेट डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर्स रिस्पांस फोर्स की नौका में विजय मशाल को ले जाया गया। पर्यटन विभाग के कई कर्मियों और NCC कैडेट ने हिस्सा लिया और इस दौरान श्रीनगर के लालदेद अस्पताल, इकबाल पार्क, प्रताप पार्क और जॉगर्स पार्क और राजपार्क में हुए कार्यक्रम में कश्मीर के लोगों ने भारी उत्साह दिखाया। और इस दौरान एक कार्यक्रम में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ये आज का जो कार्यक्रम हुआ है रीथ लेइंग सेरेमनी का, एक बहुत ही अहम, बहुत ही इमोशनल कार्यक्रम रहा है, क्योंकि इस आज के दिन हमने स्वर्णिम विजय मशाल जो हमारे साथ में है, ये आप सामने देख रहे हैं, इसकी प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में हमने जो 1971 वॉर की लड़ाई के अंदर जो हमारे सिपाही, सोल्जर्स, हमारे कश्मीरी नागरिक शहीद हुए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर करने के लिए, उनको इज्जत बख्शने के लिए, इज्जत देने के लिए आज ये पूरा कार्यक्रम करा गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कई लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि आज का ये मौका स्पेशली चिनार कोर के लिए इस वॉर मेमोरियल में क्यों अहम है। वो इसलिए है कि चिनार कोर अपने अलग अलग हेडक्वार्टर रूपों के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर के अंदर अपना एक अच्छा नतीजा देता आया है। और इसके दौरान आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि 1947 की लड़ाई के अंदर, 62 की लड़ाई के अंदर, 65 की लड़ाई के अंदर, 71 की लड़ाई के अंदर, कारगिल की कॉन्फ्लिक्ट के दौरान चिनार कोर ने के सिपाहियों ने कश्मीरी भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके। पटना हाईकोर्ट ने एक महिला कॉलेज के सेक्शन ऑफिसर पद से रिटायर हुए शख्स को निचले पद का वेतनमान देने के मामले में राज्य के नीतीश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गंभीर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने एक रिट याचिका को मंजूर करते हुए उक्त आदेश दिया। हाईकोर्ट के जज ने टिप्पणी की कि इस कोर्ट की नजर में भारत के संविधान में परिभाषित कोई संस्था बिना दिमाग के काम नहीं कर सकती और राज्य ने अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय शर्मनाक तरीके से उसका बचाव किया। ये याचिका समस्तीपुर महिला कॉलेज में रिटायर हुए सेक्शन ऑफिसर रहे रामनवल शर्मा द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने अपने लिए सही वेतनमान और उसके आधार पर बकाया रकम के भुगतान का आदेश देने के लिए रिट याचिका दायर की थी। उधर मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के गंज बसौदा में गुरुवार रात को कुएं में फिसलकर गिरी एक बच्ची को बचाने के लिए इसकी मेड़ पर खड़े कई लोग अचानक मिट्टी धंसने से कुएं में गिर गए और मलबे में दब गए। यहां अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बचाव कार्य मध्यरात्रि के बाद भी जारी है। घटना की उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि कुल कितने लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। ये कुआं करीब 50 फुट गहरा है और इसमें करीब 20 फुट तक पानी बताया गया है। तो वहीं इस हादसे में कुएं में गिरने के बाद बचाए गए 2 लोगों ने मीडिया से कहा कि कुएं में गिरी एक बच्ची को बचाते समय यह हादसा हुआ। उसे बचाने के लिए कुछ लोग इस कुएं में उतर गए, जबकि
करीब 40 से 50 लोग उनकी सहायता करने और देखने के लिए कुएं की मेड़ और छत पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इसी बीच कुएं की छत ढह गई, जिससे करीब 25 से 30 लोग कुएं में गिर गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसक घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ी टिप्पणी की है। पैनल ने बंगाल में हिंसा के मामले की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि बंगाल में कानून का राज नहीं चल रहा है, बल्कि शासक का कानून चल रहा है। पैनल की ओर से 13 जुलाई को कोलकाता हाईकोर्ट को सौंपी गई 50 पन्नों की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। अपनी रिपोर्ट में मानवाधिकार आयोग के पैनल ने कहा कि चुनाव के बाद हत्या और रेप जैसी जघन्य घटनाएं हुई। इसकी जांच के लिए सीबीआई को जिम्मेदारी देने की सिफारिश भी पैनल ने हाईकोर्ट से की। देखिए, ये रिपोर्ट ठीक है कि वो कह रहे हैं कि हिंसक घटनाओं को लेकर के राज्य सरकार रोकने में नाकामयाब रही या फिर उदासीन रवैया रहा, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव हारने के बाद, बुरी तरह से पीटने के बाद वहां पर हिंसक घटनाओं को लेकर के राजनीति कर रही है, ये भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। अब जनता के द्वारा चुनी गई सरकार बंगाल में काम कर रही है। इसके पहले भी ममता दीदी वहां सरकार में थी, लेकिन जब से बीजेपी का बंगाल चुनाव जीतने का प्रेम छलका है, तब से लगातार वहां हिंसक घटनाएं घट रही है। इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेवार है। ममता दीदी किसी भी लोकतंत्र में किसी भी हिंसात्मक घटना का कोई समर्थन नहीं कर सकता। ये चाल चरित्र बीजेपी का ही है। उन्माद की राजनीति करो, दंगा फसाद हिंसा की राजनीति करके वोटों का ध्रुवीकरण करो। राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई एक और जमीन अब विवाद में फंस गई है। मामला अयोध्या के सिविल कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय समेत संपत्ति से जुड़े लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। यह केस विराजमान भगवान और उनके नजदीकी दोस्त संतोष दुबे और स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की तरफ से दायर किया गया है। राम जन्मभूमि से सटा फकीरे राम मंदिर है। मंदिर की जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट ने 27 मार्च 2021 को खरीदा। इस संपत्ति को खरीदने के बाद से विवाद शुरू हुआ। अब यह मामला फैजाबाद सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पहुंच चुका है। कोर्ट ने चंपत राय और संपत्ति से जुड़े सभी लोगों से जवाब मांगा है। मेरी ही तरफ से मैंने किया है। याचिका का जो मतलब है वो ये कि ये जो फकीरे राम मंदिर श्री राम जन्मभूमि से थोड़ी दूर पर पड़ता है, जो पौराणिक स्थान रखता है, वो भगवान राम के जमाने का है, जहां भगवान श्री राम ने वन जाने से पहले जहां वलकल वेश धारण किया था माता सीता के साथ, उसी को फकीरे राम मंदिर कहते हैं। और वो एक राम जन्मभूमि के कारण पूरी अयोध्या को आप गिरा देना चाहते हैं। ये चंपत राय नामक व्यक्ति ट्रस्ट में शामिल है। वो अपने कमीशन के चक्कर में, लूट खसोट के चक्कर में पूरी अयोध्या को आज आप फकीरे राम मंदिर भी गिरा देंगे, कौशल्या भवन गिरा देंगे, कैकेयी को भवन गिरा देंगे, सीता रसोई सीता मंदिर ढा दिया आपने, रंग महल ढा देंगे, फिर हनुमानगढ़ी गिरा देंगे, कनक भवन गिरा देंगे, तो बचेगा क्या? इसलिए हमने ये वाद संख्या 302/21 जो कल किया, उस पर नोटिस जारी हुई है इन लोगों को। ये अपना बतावे कारण कि जब आपको ऑलरेडी 70 एकड़ जमीन माननीय उच्च इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के चौथे चरण की परीक्षा अब टाल दी गई है। यह परीक्षा 26 अगस्त से अब 2 सितंबर के बीच होगी। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला इस अहम परीक्षा के बीच विद्यार्थियों को 4 सप्ताह का समय देने के लिए किया गया है। इसके पहले जेईई मेंस परीक्षा के चौथे सत्र को 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच आयोजित करने का प्रस्ताव था। आपको बता दें, चौथे चरण की संयुक्त प्रवेश परीक्षा पहले 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होनी थी।
चौथे चरण के लिए कुल 7 लाख से ज्यादा छात्र पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। प्रधान ने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि छात्रों की लगातार मांग को देखते हुए और कैंडिडेट्स को अपना प्रदर्शन बेहतर करने में मदद के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जेईई मेंस के तीसरे और चौथे चरण के बीच 4 हफ्ते का गैप रखने की सलाह दी थी। इसी के तहत परीक्षा का चौथा चरण अब 26, 27, 31 अगस्त और 1 और 2 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया प्रधान बनाने की औपचारिक घोषणा से पहले ही पंजाब में घमासान मचा हुआ है। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसमें मानना है कि नवजोत सिंह सिद्धू से पूछ लें पहले कहां जाना है उनको। अभी वो आम पार्टी के बारे में बड़ाई कर रहे थे, आम पार्टी वाले उनकी कर रहे थे। ये जो लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, मुझे लगता है राजनीति में ये सेवा करने के लिए नहीं आए, ये अपना ही सेवा करवाने के लिए आए हैं और ये जनता और समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर लगातार ब्लैकमेलिंग चल रही है, जबकि वही सिद्धू जो इसके अध्यक्ष बनना चाहते हैं वही कहते हैं कि सारा खजाना लूट लिया, जनता के पास में कुछ नहीं है, सरकार के पास में कुछ नहीं है, सब नेताओं के पास में है। वो कभी दारू पर नहीं भोगते, जिसके कारण इन्होंने कहा था हम ड्रग्स के एंटी जाएंगे, ड्रग्स नहीं बिकने देंगे, आज ड्रग्स बिक रही है, लोग मर भी रहे हैं। वो कभी इसके लिए नहीं बोलते, जो गुटखा साहब का बेअदबी भी हुई है उस पर कभी नहीं बोलते। जो मुद्दे हैं जिससे कांग्रेस डूबेगी, उन मुद्दे पर क्या करेंगे सिद्धू? इनको कोई बचाने वाला नहीं है, कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, खाली इनका बंटवारे से मतलब है। मैं बार बार यही कहता हूं, इनका बंटवारे से मतलब है, सेवा से और पंजाब से कोई मतलब नहीं है। तो काली सूची डाली थी हमने, काली सूची को रद्द किया था हमने, पंजाब को लाभ पहुंचाया। अब पंजाब के लाखों किसान जिस प्रकार से पंजाब के अंदर रोड संघर्ष समिति संघर्ष कर रही है, उनकी जमीन एक्वायर हो रही है और जमीन एक्वायर के अंदर एक ही खेत के अंदर आधा खेत को अब 40 लाख रुपए दे रहे हैं, एक को 1.25 करोड़ रुपया दे रहे हैं। जिस प्रकार से वहां पर भेदभाव हो रहा है, उसे साफ जाहिर होता है कि इनका बंटवारे वाली नीयत है। आज किसान वहां का दुखी है और हम उसके हल की ओर भी बढ़ रहे हैं और जल्दी ही उनका भी हल। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।